देखिए, ये जो है बेसिकली आतिया फाउंडेशन का जो है ये 2025 का जो एंट्रेंस टेस्ट हुआ था उसका है। आपको पता है कि 3 घंटे का पेपर होता है 300 मार्क्स का, ठीक है। जीएस का 200 मार्क्स का और ऐसे होता है 2 50-50 नंबर के हैं। टाइम का सबसे बड़ा चैलेंजिंग है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको उसमें से 25 क्वेश्चन सी सेट के भी रहेगा, उस 100 क्वेश्चन में से जो आपको जीएस के रहेंगे, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं बेसिकली, ऐसे ये हैं बेसिकली, लेकिन ऐसे ठीक है, हो गया बस जो है ना, ऐसे बाद में देख लेंगे। अभी चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। Consider the following statement. How many of the above provisions are adopted from Canada? अब देखिए तो कनाडा से लिया गया है। अब देखिए कनाडा से आपको पता है भाई कि जो भी चीज़ लिया गया हो, लेकिन इस ऑप्शन को देखते हुए एक चीज़ क्लियर है कि मतलब किसी एक को हटा दो सीधे आंसर आ जाएगा। हटा दीजिए इसको। स्पीकर हमने कहाँ से लिया है? यूके से, यूनाइटेड किंगडम से, ना कि कनाडा से। सीधे आंसर आ गया, ये लीजिए। सेकंड बताइए, पढ़िए। which of the following is not a reasonable restrictions given per article? अब देखिए ये मैं आपको पहले ही बताया था कि सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, मोरलिटी, पब्लिक आर्डर, सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन अगर किसी फंडामेंटल राइट में है ना, तो वो आर्टिकल 19 में ही है। हाँ, ये तो ये हेल्थ का रिस्ट्रिक्शन कौन से आर्टिकल में है? हेल्थ के बेसिस पे रिस्ट्रिक्शंस। मूवमेंट किसमें? आपकी आवाज़ नहीं आ रही क्लियर। मूवमेंट की किसमें कि जब एक जगह गलत। जगह मूवमेंट कर गलत। हेल्थ का रिस्ट्रिक्शन केवल आपको आर्टिकल 15 में मिलेगा, अरे सॉरी आर्टिकल 25 में मिलेगा, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसके अलावा कहीं भी किसी भी आर्टिकल में जो है ना, हेल्थ के बेस पे रिस्ट्रिक्शन पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन में हाँ, इसको पढ़िएगा बाद में, आपके लिए होमवर्क बना दिया हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। ये तो देखिए सबसे आसान क्वेश्चन है, राइट टू फ्री लीगल एड। आपको पता है कि जो भी नई नई चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ऐड कर रहा है ना, उसको आर्टिकल 21 में डाल दीजिए आप। ये तो बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, पढ़िए। The essence of secularism rests on which of the following basic things? अब सेकुलरिज्म का एसेंस है, तीनों सही है। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ फेथ है, सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, ये तो बेसिक कोर है। और थर्ड बोल रहा है कि रिलीजन एज ए प्योरली एंड स्ट्रिक्टली प्राइवेट अफेयर ऑफ इंडिविजुअल हैविंग नथिंग टू डू विद स्टेट। हाँ, तीनों सही है। देख रहे हैं, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ये भी देख कोर क्वेश्चन पूछ रहे हैं बेसिकली वो। नेक्स्ट पढ़िए। Consider following statement. The concept of issuing writ is issue taken from US. अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लोग फंस सकते हैं। जो जुडिशियल रिव्यू का प्रोविज़न है ना, वो हमने यूएसए से लिया है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू का प्रोविज़न हमने यूएसए से लिया है, लेकिन जो रिट्स है ना, ये हमने यूके से लिया है, यूनाइटेड किंगडम से। तो फर्स्ट वाला गलत हो जाता है। द रिट्स ऑफ मैंडेमस कैन बी इशूड अगेंस्ट प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड जज एक्शन इन दियर जुडिशियल कैपेसिटी इन सर्टेन केसेस, ठीक है। अभी देखते हैं इसको। हाई कोर्ट कैन इशू सर्जरी अगेंस्ट इटसेल्फ इन द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी बट नॉट इन जुडिशियल कैपेसिटी। यस, थर्ड तो सही है, ठीक ना। ये मैं को पहले भी बताया था कि सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी स्टेट के अंदर नहीं आता जब वो जुडिशियल एक्शन काम करता है, और जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम करता है, क्योंकि वो भी तो गलत काम कर सकता है ना, तो इसे थर्ड वाला सही हो जाएगा। द रिट्स ऑफ प्रोविजन इन ससुरारी आर अवेलेबल व्हेन द लोअर हैज पास द ऑर्डर। नहीं, जो प्रोविज़न है ना, वो ऑर्डर पास करने के पहले होता है, और जो ससुरारी होता है ना बेसिकली जिसको बोलते हैं ये, वो ऑर्डर पास करने के बाद होता है। तो फोर्थ वाला भी गलत हो जाता है। सेकंड बोल रहा है कि द रिट ऑफ मैंडेमस कैन बी इशूड। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पहले गवर्नर को बोला कि आपको जो है ना 2 महीने के अंदर जो है ना किसी बिल में साइन करना कंपलसरी है, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये मैं ऐसा नहीं बोल सकता, तो अब बाद में उसको वापस कर लिया गया था। तो मतलब 2 भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन से केवल 1 होगा। थर्ड नंबर सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सुप्रीम कोर्ट ने पहले गवर्नर को बोला था कि आपको 2 महीने के अंदर बिल को पास करना जरूरी है, ऐसे आप हमेशा के लिए अपने पॉकेट में नहीं रख सकते हैं। लेकिन बाद में जो है इसको हटा दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, बोला कि नहीं भाई, ये मेरे अंदर, ये मेरे है ना उसके अंदर नहीं आता, पावर के अंदर। तो मतलब मैंडेमस जो है ना, इनके खिलाफ आप यूज नहीं कर सकते। किसके खिलाफ? प्राइवेट इंडिविजुअल, प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड जजेस के खिलाफ, जब वो जुडिशियल एक्शन में काम कर रहे हो। तो ये गुड क्वेश्चन, आई लाइक दिस क्वेश्चन। आपको सही था ये।
वो वैसा नहीं, मुझे ये सेकंड वाला सही स्टेटमेंट है ये तो। नहीं, गलत स्टेटमेंट है ये। क्या बोला है कि द रीट ऑफ मैंडेमस कैन बी इशूड अगेंस्ट प्रेसिडेंट, हाँ। गवर्नर एंड जजेस। ये तो सीधे लक्ष्मीकांत में लिखा है। कैन बी इशूड प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ मैंडेमस इशू। वो गवर्नर नहीं, प्रेसिडेंट और गवर्नर नहीं दिया, वहाँ हाई कोर्ट के जज दिए हुआ। ये लो, इसका मतलब कि आपको रिवीजन की ज़रूरत है। आज जाके आज ही रिवीजन कीजिए, कल पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। अरे ये बता रही हूँ ये। नहीं बता दिया मैंने ना, उसको जाके थोड़ा देखिएगा, भूल गया होगा आपको। लेकिन क्या है ना कि उसको रिवाइज कीजिए, कल पूछूंगा आपसे ये। 6 वाला पढ़िए। अब देखिए, ये पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है ना। उसने क्या किया है ना कि ए को बी से कर दिया है और बी को ए से स्वैप कर दिया है। थर्ड वाला सही है, कोऑपरेटिव सोसाइटी 97 है। डी वाला भी गलत है, चूँकि 42 से आया है। 86 क्या आया है, एजुकेशन वाला। एजुकेशन वाला। तो इसका आंसर ओनली 1 है। देखना, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा था। 7 वाला पढ़िए। पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट है। द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज सब्जेक्टेड टू। हर कोई चीज़ का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है आज के टाइम पे। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। यहाँ तक कि डिलिमिटेशन कमीशन का भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि जब वो मैलाफाइड इंटेंशन से होगा तो हाँ, सब हो सकता है। सेकंड बोल रहा है कि द पार्डनिंग पावर इज एक्सरसाइज ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल मिनिस्टर। हाँ, दोनों सही। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, देख रहे हैं ना, पॉलिटिक क्वेश्चन बहुत बेसिक्स। नेक्स्ट वाला पढ़िए। आपकी आवाज़ थोड़ा कम आ रही है। With reference to the structure of the central secretariat, the correct arrangement is। क्या लगाए थे इसका आंसर? मैंने सी लगाया था इसमें। डिपार्टमेंट, विंग, डिवीजन, ब्रांच और सेक्शन। बताइए इनमें क्या डिफरेंस है, आपको पता है? पता नहीं था, बट मुझे ऐसा लग रहा था आईडी लगा के डिपार्टमेंट। देखिए, मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, ठीक है। उस मिनिस्ट्री की, हर मिनिस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, राइट। अब उस डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर एक विंग होता है। विंग मतलब तो कोर फंक्शन, जैसे टैक्स पॉलिसी। अब भाई डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का कोर फंक्शन क्या है? टैक्स की पॉलिसी बनाना है। तो टैक्स पॉलिसी एक विंग हो गया है। अब उस विंग के अंदर एक डिवीज़न होगा, डायरेक्ट टैक्स डिवीज़न, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स डिवीज़न। तो क्या होता है ना, सबसे ऊपर डिपार्टमेंट, फिर उसके अंदर विंग आया, फिर थर्ड नंबर पर क्या आएगा, डिवीज़न आएगा। अब डिवीज़न के अंदर क्या है ना, इनकम टैक्स ब्रांच होता है। जैसे जो आप IRS ऑफिसर बनेंगे, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, या फिर SSC के थ्रू बनेंगे ना, वो आप है ना इनकम टैक्स ब्रांच में ही जाएंगे आप, तो सबसे पहली बार। और फिर इसके नीचे भी एक होता है असेसमेंट सेक्शन, तो सबसे लास्ट में सेक्शन होता है। हाँ, UPSC ये भी पूछ सकता है कि जो डिपार्टमेंट होता है उसको हेड कौन करता है? सेक्रेटरी। ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेक्रेटरी जो होता है, जैसे मोस्टली ये रिटायर्ड IAS ऑफिसर होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स। फिर होता है विंग को हेड करता है एडिशनल सेक्रेटरी। फिर डिवीज़न होता है, डिवीज़न को हेड करता है जॉइंट सेक्रेटरी। फिर होता है ब्रांच को हेड करता है डिप्टी सेक्रेटरी। या फिर सेक्शन को हेड करता है सेक्शन ऑफिसर्स। तो ये बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन पूछा था इसने, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है फिर से UPSC के द्वारा। इसलिए इसका आंसर थर्ड वाला हो जाएगा। फोर्थ वाला नेक्स्ट पढ़िए, 9th वाला। Consider the following statement with respect to the speaker and the date of election of the speaker is fixed by election नहीं, commission। प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। फर्स्ट गलत हो गया। रिमूवल जब चल रहा होता है ना, तो वो प्रिजाइड नहीं करता। सेकंड वाला भी गलत है। व्हेनेवर द लोकसभा इज डिसॉल्व द स्पीकर वैकेंट हिज ऑफिस, ये भी गलत है। वो तब तक ऑफिस में रहता है जब तक नई लोकसभा नहीं आ जाती है। तो पूछ रहा इनकरेक्ट, इसलिए इसका आंसर 3 हो जाएगा, इनकरेक्ट। पढ़िए नेक्स्ट वाला। Consider the following statement with respect to the effect of prorogation of the House। अब देखिए, प्रोरोगेशन कौन करता है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। अब फर्स्ट वाला पढ़िए। A bill pending in the parliament lapsed by reason of prorogation of the House। बिल नहीं लैप्स होता। वो थोड़ी है कि मतलब जो है ना, डिसोल्यूशन थोड़ी है कि लैप्स हो जाएगा। सेकंड पढ़िए। Motion resolutions which have been moved and are not disposed in the session do not lapse upon prorogation। हाँ, सही है। मोशन और रिजोल्यूशन भी लैप्स नहीं होता है। लैप्स कब होता है? जब डिसोल्यूशन होता है या फिर एडजर्नमेंट होता है। एडजर्नमेंट में ये हो जाता है बेसिकली।
डिजोल्यूशंस। थर्ड पढ़िए। Any business pending before a parliamentary committee shall not lapse upon the prorogation of the House. बिजनेस पेंडिंग भी नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ये उसमें हो जाएगा प्रोरोगे ओ एडजर्नमेंट में। थर्ड पढ़िए। On prorogations of either house of the parliament, the president has power to issue ordinance under Article 120. ये तो बेसिक से बेसिकली। तो ये बताइए प्रोरोगेशन होने पर क्या फिर लैप्स हो जाता है? जो भी नोटिस इशू किए जाते हैं वो लैप्स हो जाता है। हाँ, नोटिस लिप्स होती है, मोशन नहीं। यहाँ पे तो कहना चाहिए, देखिए प्रोरोगेशन प्रिजाइडिंग ऑफिसर करता है और एडजर्नमेंट स्पीकर वो भी करेगा, स्पीकर ही करता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर करता है, लेकिन एडजर्नमेंट होने पर मोशन भी लैप्स हो जाता है, लेकिन डिजोल्यूशन होने पर बिल भी लैप्स हो जाता है। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, इसे जाने के बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। Consider following statement with respect to the legislative procedures in the parliament. अब देखिए फर्स्ट बोल रहा है कि आर्टिकल 116 कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग अप्रोप्रिएशन। नहीं, ये तो 114 आर्टिकल है। अप्रोप्रिएशन भी तो 116 आर्टिकल में क्या है फिर? ये सब है, वोट ऑन अकाउंट, वो है ना, हाँ ये सब क्रेडिट, ये सब है बेसिकली। सेकंड पढ़िए। Money bill and financial bill cannot be introduced in the Rajya Sabha. फाइनेंशियल बिल कैन बी, फाइनेंशियल बिल नंबर 2, फाइनेंशियल बिल नंबर 2 तो कैन भी इंट्रोड्यूस राज्यसभा ना, इसलिए सेकंड वाला भी गलत है। थर्ड पढ़िए। The legislative procedure adapted for passing government and private member bill is different. नहीं, सेम होता है। देखिए प्राइवेट मेंबर बिल और गवर्नमेंट बिल में बेसिक डिफरेंस ये है कि गवर्नमेंट बिल जो है इसको मिनिस्टर ला सकता है और प्राइवेट मेंबर बिल को एमएलए एमपी लाता है। तो इनका जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है ना वो सेम है, लेकिन एक चीज़ डिफरेंट है कि जो प्राइवेट मेंबर बिल है ना 1 मंथ के नोटिस के बाद ही आता है, लेकिन जो गवर्नमेंट बिल है ना वो कभी भी लाया जा सकता है। ये बस मतलब जो है ना इसका नोटिस डिफरेंस है, लेकिन प्रोसीजर सेम है। तो यहाँ पे कैच था, थर्ड वाला भी गलत हो गया। फोर्थ वाला पढ़िए। In case of the deadlock between the two regarding the passage of the money bill, a joint sitting of the House is presided by the Speaker of the Lok Sabha. नहीं भाई, मनी बिल के लिए होती नहीं, तो चारों गलत है यहाँ पे बेसिकली। नेक्स्ट पढ़िए एस्टीमेट कमेटी वाला। Consider following statement with respect to the estimate committee. The first estimate committee was set up in 1952 on the basis of जॉन माथाई। recommendation of John Mathai. नहीं, 1950 में बनी थी शायद, ये ना गलत है। 1950 में कमेटी बनी। फर्स्ट गलत है। सेकंड 1952 ही है ये, यहाँ तक याद है मुझे। 50 में बनी थी जी एस्टीमेट कमेटी, फर्स्ट एस्टीमेट कमेटी। फिर है currently it contains 30 members. हाँ ये तो सही है। राज्यसभा has no हाँ representation. ये भी सही है। मिनिस्टर कैन नॉट बिकम, ये भी सही है। 2, 3, 4 सही है इसका। फर्स्ट वाला गलत है। नेक्स्ट पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट। Consider following statement with आवाज़ नहीं आ रही। Consider the following statement with reference to Supreme Court. The Parliament is authorized to curtail jurisdictions and the power of the Supreme Court. भाई नहीं कर सकता, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट हो जाएगा। ये सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट हो जाएगा, ऐसा कर देगा तो फर्स्ट गलत हो गया। सेकंड पढ़िए। As per the Constitution, the court's jurisdiction does not extend to a dispute arising out of pre-Constitution treaty which had contained in operation. हाँ सही है, ये सही है, सेकंड सही है। थर्ड पढ़िए। Both Supreme Court and the High Court enjoys the power of नहीं, special to appeal. स्पेशल लीव का पावर जो है केवल सुप्रीम कोर्ट ही इंजॉय करता है आर्टिकल 136 के अंदर। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो थर्ड वाला भी गलत हो गया। तब थर्ड गलत हो गया तो आपका बी सी डी देखिए तीनों चला गया। मतलब इनकरेक्ट पूछ रहा था ना, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछ रहा है स्टेटमेंट ये। नहीं वो करेक्ट पूछ रहा है वो। इन आगे लगाया हुआ है। नहीं उसका मिस वो है बेसिकली।
वो मिस है, वो ईज होगा वहाँ पे, इन नहीं होगा, वो मतलब मिस प्रिंट है। इसका आंसर जो है ना 2 and 4 करेक्ट है, बाकी 1 and 3 गलत है बेसिकली। नेक्स्ट पढ़िए, यहाँ नेक्स्ट वाला ये वाला क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए डायरेक्ट, वो मैथ बीच में है। Take out the indirect statement about cells of the Indus people. The Harappan cells were made of state, right? सही है ये। Cells are mostly in square or rectangular shape. ये भी सही है। Harmless bull is most frequently depicted animal on cell, and the common man was in possession of the cells. डी वाला गलत है, क्योंकि यार सील कॉमन मैन के पास कैसे होगी भाई? ये बड़े बड़े ट्रेडर के पास होगी, ये फिर राजा के पास होगी, कॉमन मैन के पास कैसे होगी बताइए? सील्स कॉमन सेंस की बात है, हटाइए डी वाला, मामूली चीज़ थोड़ी है कि कॉमन के पास होगी सील्स। पैसा थोड़ी है सील्स कि हाँ पैसा सबके पास है तो सील्स सबके पास होगी। पढ़िए नेक्स्ट, जैनिज्म। Consider the following statement about Jainism. Jain monks did not indulge in metaphysical ये लो, discussion. इसी से आंसर आ रहा है। मेटाफिजिकल डिस्कशन में तो मेनली इन्वॉल्व था जैनिज्म में। अनेकांतवाद, स्यादवाद, ये क्या चीज़ है? मेटाफिजिकल ही तो है कि एक चीज़ के कई सारे तरीके होते हैं, तो मतलब कि इंडल्ज हुए थे, वो इंडल्ज नहीं हुए। जो फर्स्ट वाला गलत हो गया तो सीधे आंसर आ गया, लीजिए 2, 3, 4। देख रहे हैं ना कि हमारा अगर बेसिक क्लियर है ना, बेसिक पे ज़्यादा ध्यान दे, यूपीएससी भी यही कर रहा है इस समय, बेसिक क्लियर रखिए। नेक्स्ट पढ़िए 21 नंबर। Arrange the following Chalukyan rulers in reverse chronological order. रिवर्स में मतलब सबसे लेट वाला। अब देखिए ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है आपको। देखिए रूलर के नाम ही मैं को पहले बताया था, आपके लिए होमवर्क है। जितने भी हिस्ट्री की मेजर डायनेस्टी उनके रूलर क्रोनिकल ऑर्डर में याद कर लीजिए, ये ज़रूर पूछेगा। हाँ, अब देखिए कीर्ति वर्मन सेकंड जो है ना सबसे लास्ट में आएगा, फिर उसके बाद जो है ना विक्रमादित्य सेकंड आएगा, फिर विजयादित्य आएगा, सबसे फर्स्ट आया था कीर्ति वर्मन 1। इसका आंसर जो है ना 3 नंबर होगा बेसिकली। तो ध्यान रखना, थोड़ा ये डेप्थ में क्वेश्चन गया है। तो 22 Consider the following statement. The first battle of Tarin was won by Prithviraj Chauhan in 1911. सही है, बस सही है। The first battle of Panipat was fought between Ibrahim Lodi and Babur. हाँ, सिकंदर लोदी नहीं, इब्राहिम लोदी था बेसिकली। ये कैसे चेंज किया है, जहाँ छोटा सा ध्यान नहीं दिया ना, आपको आंसर गलत हो सकता है। इसका आंसर ओनली 1 होगा। नन्नुल, ये बेसिकली क्या है ना, इसके ऑप्शन गलत हैं, इसको छोड़ दीजिए, ये क्वेश्चन गलत है। ये जिसने दिया है ना कोई मैच नहीं कर रहा है। 20 नहीं, ये गलत है, ये बाद में वेरीफाई किया गया है। मतलब जो है ना ये मतलब जो है दूसरी चीज़ है, उसमें मतलब ऑप्शन मिस मैच है, करने दीजिए उसको। 24 वाला देखिए, मुगल पीरियड, इसके भी ऑप्शंस गलत हैं। देखिए मालवा जो है ना 1561 में एनेक्स किया गया है, ठीक है, और फिर पिलग्रिमेज टैक्स जो है ना 1563 में किया गया है। बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 में, फिर अकबर जो है ना ट्रांसफ़र किया कैपिटल को लाहौर 1585 में, और फिर बुलंद दरवाज़ा बनाया था वो गुजरात की विक्ट्री के बाद 1601 में। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 21354, ऐसा ऑप्शन है ही नहीं, 21354, इसलिए इसका जो है ना ऑप्शन मिसमैच है, हटा दीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़िए। The third battle of Panipat was fought in 1761 between मराठा में सब दगा ले, बिल्कुल सही है। सेकंड, Shah Alam participated in Battle of Buxar in 1764 AD. हाँ ये भी सही है। Jahandar Shah participated in the Battle of Plassey in अरे नहीं भाई, आलमगीर सेकंड था। जलंधर, देखा आलमगीर सेकंड जो है ना बैटल ऑफ प्लासी में पार्टिसिपेट किया था, और शाह आलम जो है ना बैटल ऑफ बक्सर में पार्टिसिपेट किया था। जहांदर शाह तो भाई बहुत पहले था, 1720 के आसपास, वो कहाँ से होगा? थोड़ा बड़ा हटा दीजिए, आंसर 1 and 2 होगा इसका। थोड़ा हिस्ट्री डेप्थ में पूछे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। Arrange the following in chronological order in which concluded सब्सिडरी अलायंस सिस्टम बेसिकली। अब भाई सबको पता है कि सबसे पहले हैदराबाद होगा और सबसे लास्ट में जो है सिंधिया होगा, लगा दीजिए आंसर, डी होगा। 27 Indians were assured of many things in
Queen Victoria proclamations in 1858, which of the following assurances was fulfilled by the British? अब देखिए सिंपल से ये बोल रहा है कि जब 1857 का रिवोल्ट हो गया था ना, तो कहना है कि विक्टोरिया जो है ना वहाँ से क्वेश्चन पूछते कि ऐसा क्यों रिवोल्ट हुआ, क्या रीज़न है, रिवोल्ट नहीं होना चाहिए था। तो उसने प्रोमिस किया था इंडियन वालों से कि अब जो है ना मैं आपकी टेरिटरी मतलब अनेक्स नहीं करूँगा। हाँ, तो ये जो है ना फुलफिल किया गया था। फर्स्ट वाला ही आंसर इसका सही है। ध्यान रखना 1757 से 1857 तक टेरिटरी का अनेक्सेशन किया गया और 1857 से 1947 तक टेरिटरी को कंसोलिडेट किया गया था। 2 फेज में डिवाइड कर सकते हैं ब्रिटिश एम्पायर को बेसिकली। ये है 28 वाला पढ़िए। Consider the following statement about the Indian National Congress. So Annie Besant was the first woman to be the president of the Congress. ये फर्स्ट बीमन थी, सही है। फिर सेकंड You was the first British to become the president अरे of the नहीं, Indian National Congress. ये फाउंडर था, ये प्रेसिडेंट नहीं था, ये फाउंडर था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। हाँ, फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट जानते कौन था? वो था जॉर्ज यूलू, ऐसे कुछ नाम था। हाँ, थर्ड वाला क्या है? Mahatma Gandhi suggested the winding up of Indian National Congress after India attained independence. हाँ, क्या मतलब है इंडियन कांग्रेस का? उसको बाइंड अप करो। फोर्थ है While delivering the presidential address, Jawaharlal Nehru advocated the introduction of Roman script for Hindi. नहीं, सुभाष चंद्र बोस ने किया था ऐसा। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था एक्चुअली ये। हरिपुरी सेशन में 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा कहा था कि हम रोमन स्क्रिप्ट को फॉलो करेंगे हिंदी लैंग्वेज के लिए। तो इसका आंसर जो है ओनली 2 है करेक्ट बेसिकली। 29 Consider the following statement: which of the above provisions were included in the Government Act 19? ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन जो गलत कर दिया ना वो मतलब गलत कर रहा है अपने लाइफ में। इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्टली इन प्रोविंस, ये तो 1919 में आया था, वही हटा दीजिए, सीधे आंसर आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन था। 30 वाला पढ़िए। On 6 July 1940, at the working committee of the Congress, Mahatma Gandhi discussed for the first time his Quit India policy. The president of the committee. The president of the committee was है। आपको पता है कि 1940 से 1946 तक लगातार कौन प्रेसिडेंट था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो वही होगा आंसर डी। फिर आप सीधे आ जाइए, ये सब मैथ के क्वेश्चन से, मैं सोचा हम लोग बाद में देखेंगे। आप डायरेक्ट आ जाइए इसमें। क्वेश्चन नंबर 36 है। Which of the following statement is incorrect? The geologically peninsular region is India's most ancient part. ये सही है। सही है। Himalayan mountain demonstrate the most newly developed folded mountains in the world. ये भी सही है। Western coastline in wide and emergent type, while eastern coast is narrow and submergent. इसने एक्चुअली स्वैप कर दिया है। वेस्टर्न कोस्ट जो है ना वो है बेसिकली क्या? सबमर्जेंट। और जो ईस्टर्न कोस्ट है ना वो है इमर्जेंट। क्योंकि ईस्टर्न कोस्ट में क्या है ना इरोजन ज़्यादा होता है ना, तो क्या है कि वहाँ जो है ना इमर्ज हो गया वहाँ का, तभी तो वेस्टर्न कोस्ट में क्या है ना नेचुरल हार्बर है जैसे मुंबई, जो कि वो सबमर्जेंट है। तो थर्ड वाला गलत है एक्चुअली, इसने स्वैप किया हुआ है। नेक्स्ट पढ़िए। Name of the wind and the reason है। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, जानते क्यों? खामसिन ठीक है, सबको पता है, मान लीजिए ये इजिप्ट में है, ये फर्स्ट सही है। लेकिन जो मिस्ट्रल है ना ये थोड़ा सा यहाँ पे लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं, ये राइन वैली में है कि रोन वैली में है। एक्चुअली रोन वैली में है, फ्रांस में, राइन वैली में नहीं है, चूँकि राइन वैली जर्मनी में है और जो मिस्ट्रल है ना वो फ्रांस में है, रोन वैली में। तो सेकंड वाला गलत हो जाता है। फोएंस आल्प्स माउंटेन ये सही है। बोरा जो है ना ये इटली में है, जो कि बेसिकली कोल्ड विंड है, पोलैंड में नहीं है। तो इसका आंसर केवल दो सही है, 2 गलत है। 2 सही 2 गलत है इसका। थोड़ा टफ क्वेश्चन था ये। 38 वाला पढ़िए। Cotton textile हेलो। industry is concerned. Cotton textile industry is concentrated in cotton producing region of India. सही है। Its raw material lose weight during the transportation अब manufacturing. देखिए वेरी गुड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं लाइक करता हूँ, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन। देखिए कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ना ये बात सही है कि जहाँ कॉटन प्रोड्यूस ज़्यादा होता है ना वहीं कंसनट्रेटेड है। इसका मतलब इसका रीज़न ये नहीं है कि वो लूज वेटिंग मटेरियल है। लूज वेटिंग मटेरियल जानते कौन है? शुगर कैन है भाई, कॉटन थोड़ी है। तो फिर क्यों कंसनट्रेटेड है जैसे मुंबई अहमदाबाद? ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड क्लाइमेटिक रीजन के कारण है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जहाँ कॉटन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है वहीं कंसनट्रेटेड है। इसका मतलब इसका रीज़न ये नहीं है
कि क्योंकि वो वेट लूजिंग है। इसका रीज़न ये है कि जो कि हिस्टोरिकल और क्लाइमेटिक रीजन्स को सपोर्ट करता है कॉटन को उधर साइड, इसलिए बेसिकली ये जो दिया ना रीजन वेट लूजिंग ना, ये शुगर केन के लिए एप्लीकेबल है। तभी तो शुगर केन को जो है ना इंडिया डायरेक्ट परचेज नहीं करता गवर्नमेंट है, वो बोलता है इंडस्ट्री को कि आप आगे से परचेज करो, मैं आपको दूंगा FRP बेसिकली, ये लेवल है। नेक्स्ट पढ़िए। आवाज़ नहीं। Consider the following salt present in the oceanic water and the correct sequence of decreasing order of their content. अब देखिए आप, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं आपको साइंस बताता हूँ। सबसे ज़्यादा नाम किसका सुने आप नमक में से? सोडियम क्लोराइड, तो सबसे पहले 4 आएगा। फिर सबसे कम किसका नाम सुने आप? मैग्नीशियम ब्रोमाइड का, तो सबसे लास्ट में उसको डाल दीजिए, बस आंसर आ गया। ये लीजिए। तो कहना कि हम ऐसी चीज़ें याद करके नहीं जा सकते हैं। हमको भाई सबको पता है कि नमक का मतलब ही होता है सोडियम क्लोराइड, सबसे पहले वही आएगा। जो बोला है डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे ज़्यादा से सबसे कम की तरफ जाना है, हाईएस्ट से लो, तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़िए। पक्का लोग हिमालय लगा के आएंगे। हिमालय हाईएस्ट है ना, लॉन्गेस्ट एंडीज है, ध्यान रखिएगा। तो वाइडेस्ट कौन है? वाइडेस्ट भी एंडीज ही है, इसे ध्यान रखिए। वाइडेस्ट, हाँ, चौड़ा। तो वाइडेस्ट और हाई और लॉन्गेस्ट दोनों में एंडीज ही आता है। फिर 41 ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था भाई, सीधे ज्योग्राफी की मेंशन है 11th ट्वेल्थ के NCERT में। फर्स्ट वाला सही है। सेकंड वाला बोला कि एयर राइजेस अपवर्ड एट द सेंटर ऑफ द साइक्लोन। अब सबको पता है कि जो साइक्लोन का जो आई होता है ना, वो काम एरिया होता है, वहाँ रेनफॉल नहीं होती है। तो अगर कहेंगे अगर वहाँ एयर ऊपर जाएगी तो फिर रेनफॉल नहीं हो जाएगी, वहाँ पे एयर सबसाइड होती है, अपवर्ड नहीं होती, तो इसलिए रीजन इसका गलत हो जाएगा। इसका आंसर सी है बेसिकली। 42 ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है। आल्प्स जो है ना पोल माउंटेन है, सही सबको पता है। बोसगस जो है ना ब्लॉक माउंटेन है। फुजियारा वॉल्केनो माउंटेन है। विंध्या जो है ना ये भी रेसिडुअल माउंटेन अब इसको बोला जाता है, क्योंकि इसका इरोजन हो चुका है। लेकिन चूँकि बोल रहा है इनकरेक्ट, तो इसलिए कहने कि आपको आंसर फिर थर्ड ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये ओरिजिनली ये ब्लॉक माउंटेन था, चूँकि ये फॉल्टिंग से बना था। लेकिन अब जो है ना ये रेसिडुअल माउंटेन के अंदर भी आता है, क्योंकि इसका इरोजन हो चुका है अब। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है इसका आंसर फिर सी लगाना पड़ेगा, मतलब एक गलत है। विंध्या माउंटेन बेसिकली, टिपिकली स्पीकिंग डी लगाना पड़ेगा ना उस हिसाब से, कि ना कोई सा भी इनकरेक्ट नहीं है, सब करेक्ट है। नहीं तो जानते क्या है इसका आंसर? जानते क्या, उन लोगों ने यही माना था। लेकिन हाँ डी भी लगाया जा सकता है आज के टाइम पे बेसिकली, तो पता नहीं उन लोगों ने क्या माना था, पता नहीं। करेक्टली मैच्ड है। अब इसने क्या है ना, ऊपर के 2 को स्वैप कर दिया है। अर्जेंटीना जो है ना उसको पंपाज बोलते हैं, हंगरी को पुस्टाज बोलते हैं। बेल्ट जो है ना साउथ अफ्रीका में है, डाउन जो है ना ऑस्ट्रेलिया में है। तो इसका आंसर करेक्ट पूछा यानी केवल थर्ड्स का करेक्ट है इसका। नेक्स्ट पढ़िए। लेक गर्दा, ये न्यूज़ में था बेसिकली, तो थोड़ा बहुत न्यूज़ से अपडेट रही है। लेक गर्दा जो है ना ये इटली में है बेसिकली। क्यों फेमस था? ड्रॉट के लिए। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये इटली की लार्जेस्ट लेक है, जो कि ड्रॉट इसमें आ गया था, इसलिए न्यूज़ में था लेक गर्दा। नेक्स्ट पढ़िए 45। It is a regional multinational organization of Arab-speaking countries in Middle East and North Africa. ये तो बहुत जनरल स्टेटमेंट है, फर्स्ट तो सही होना ही चाहिए। सेकंड, हेड क्वार्टर जो है ना सऊदी अरेबिया में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर कायरो में, इजिप्ट में। कायरो इजिप्ट। ध्यान रखना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाले थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वहाँ से क्वेश्चन आपको जो है ना पूछेगा, जैसे इस बार यूपीएससी ने पूछा था, बेमिस्टेक के पूछा था, और उसमें वहाँ तो ये देखिए ये पक्का ये IR से क्वेश्चन बनेगा, 2 3 4 5 क्वेश्चन फिक्स है वहाँ से। नेक्स्ट पढ़िए। इजराइल से कौन कौन से बॉर्डर शेयर करता है? तो आपको पता है भाई कि टर्की नहीं करता और इराक नहीं करता, क्योंकि इराक इधर है। और 4 कंट्री करती है। लेबनान उसके नॉर्थ में है, इजिप्ट जो है ना साउथ में है, जॉर्डन जो है ना उसकी बेसिकली इधर है ना, और सीरिया जो है ना नॉर्थ ईस्ट में है। तो उसके 4 कंट्री टच करती है। कॉमन सेंस की बात, तो बहुत आसान क्वेश्चन था। इसके बाद आप आ जाइए यहाँ क्वेश्चन नंबर 53 में। 53
statement about the capital output ratios and incremental capital output ratio. The highest capital output ratio better performance of the नहीं, economy. उल्टा दिया है। जानते कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब क्या होता है कि हम कितना ज़्यादा कैपिटल लगा रहे हैं हमको उससे कितना आउटपुट मिल रहा है। तो जितना ज़्यादा कैपिटल लगा रहे हैं उतना हमको नुकसान है ना। अब जैसे मान लीजिए हम एक पेन बनाने के लिए 10 रुपये खर्चा कर रहे हैं और फिर कोई दूसरा आदमी एक पेन बनाने के लिए 5 रुपये खर्चा कर रहा है, तो जितना हम कैपिटल लगा रहे हैं उतना तो नुकसान है हमारे इकॉनमी का ना। तो ये गलत है एक्चुअली, फर्स्ट गलत है। सेकंड बोल रहा है कि द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल कैपिटल रेशियो इज 5, GDP 8%, इन्वेस्टमेंट 40%। यह सही है। क्यों? क्योंकि इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो का फार्मूला ही होता है इन्वेस्टमेंट अपॉन GDP। तो 8 × 5 = 40 हो ही ना जाएगा। तो ये पूछ रहा इनकरेक्ट है, ध्यान रखिएगा। इसलिए जो है ना इसका आंसर जो है ना ओनली वन इनकरेक्ट है। ध्यान रखना, करेक्ट इनकरेक्ट में गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा करते हैं लोग। नेक्स्ट पढ़िए। Consider following statement. CPI, WPI। CPI, WPI और GDP ये रिलेटेड है। तो wholesale price index include inflation services. नहीं, ये तो यही गलत हो गया। फर्स्ट वाला गलत हो गया, सर्विस इंक्लूड, वो तो CPI है जो इंक्लूड करता है सर्विस। सेकंड GDP deflator includes the price of imported goods which WPI and CPI. उल्टा बोल दिया है ये, बल्कि WPI CPI इंक्लूड करता है इंपोर्टेंट गुड्स। सेकंड भी गलत हो गया। थर्ड Recently Reserve Bank of India has adopted WPI as benchmark for repo. CPI को अडॉप्ट किया है, WPI को नहीं। तीनों गलत है। देखिए एक पैटर्न देखिए आप कि जो क्वेश्चन बना रहे हैं ना, अगर तीनों गलत दे रहे हैं, देख लीजिए आप। ये मैं चीज़ देख रहा हूँ। ना देव आप करेक्ट है इसमें, ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पढ़िए। Which of the above factors are considered by commissions for agriculture cost and prices for fixing the minimum? अब देखिए जानते क्या, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बड़ा बस हो गया। ये बताइए MSP पोस्ट हार्वेस्ट लॉस से क्या मतलब, बताइए उसको। MSP जानते कब आती है? प्री सोइंग। ये प्री सोइंग क्रॉप है, मतलब कि सोने की, मतलब कि हम जो है ना अनाज है ना बोने के पहले ये अनाउंस की जाती है। तो बोला पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कवर करता है। उसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है भाई। तो अगर थर्ड वाले को हटा देते हैं सीधे आंसर आ जाएगा। देख लीजिए आप 1 2 4 5 6 बाकी सब सही है बेसिकली। तो क्या है ना कि होता है मतलब ट्रिक्स बेसिकली, ऐसा नहीं है। थोड़ा कॉमन से स्विच कर लाएंगे तो आंसर आ जाएगा बेसिकली। नेक्स्ट पढ़िए 56। Consider following statement regarding the rapid financing instrument or lending provision under the IMF. IMF aids developing and low-income countries through RFI in case of natural disaster emergencies resulting from tragedy. RFI का फुल फॉर्म ही होता है रैपिड फाइनेंशियल। तो रैपिड कब होता है? डिजास्टर के केस में। तो फर्स्ट सही होगा। इंडिया हैज नॉट टेकन एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम IMF सिंस। देखिए ये फैक्ट है। अब आपको यहाँ पे रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन बाय द वे ये स्टेटमेंट सही है। 1993 के बाद इंडिया ने IMF से कोई आज तक लोन नहीं लिया है। देखिए, और वैसे भी जो 1991 में जो लोन लिया था ना, उसको 2000 में उसने पे भी कर दिया इंडिया ने। तो अब इंडिया का IMF के पास लोन नहीं है बेसिकली। ये फैक्ट है बेसिकली। 1993 के बाद इंडियन लोन आज तक IMF से नहीं लिया है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर दोनों सही है, मतलब इसका आंसर सी है। नेक्स्ट पढ़िए 57। Consider the following statement with respect to the angel investor and venture capital. पढ़िए। Angel investor invest their personal wealth and आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। Angel investor invest their personal wealth and networks while venture capital pull their money from limited partners. सही है, क्योंकि जो एंजल इन्वेस्टर होते हैं ना, ये इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा रहता है। तो क्या है ना कि जो है ना ये किसी कंपनी में लगा देते हैं बेसिकली। लेकिन जो वेंचर कैपिटल होते हैं ना, उसका है ना वो क्या है ना वो सोचते हैं कहाँ लगाओ, कहाँ मुझे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। मतलब ज़्यादा बेनिफिट ओरिएंटेड होते हैं वेंचर कैपिटल, बेनिफिट ओरिएंटेड। तो फर्स्ट सही है बेसिकली। सेकंड पढ़िए। Angel investor tend to focus on a specific sector whereas venture capital invest in diverse range of गलत, उसने स्वैप कर दिया है। जो एंजल इन्वेस्टर है ना, ये फोकस करते हैं डाइवर्स रेंज ऑफ इंडस्ट्री पे। मैं को क्या बताया था कि वेंचर कैपिटल क्या है ना, ये होते हैं प्रॉफिट ओरिएंटेड। तो क्या है ना कि सोचते हैं कहाँ मुझे ज़्यादा फायदा मिलेगा, तो ये स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये जो बोला है ना सेकंड वाला, इसने उल्टा किया है। थर्ड वाला गलत हो जाएगा। सॉरी, सेकंड वाला गलत हो जाएगा। पढ़िए थर्ड वाला पढ़िए। Angel investor rely on investment committee to
make decision while venture capital make investment decision individually. नहीं, इंडिविजुअली जो है ना ये होते हैं एंजल इन्वेस्टर, जो मतलब जिनके पास, जैसे में आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है ना, तो क्या है ना किसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर देंगे बेसिकली, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो ये होते हैं वेंचर कैपिटल ना, ये पूरा हर चीज़ देखते हैं कि कितना कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, ये सब कैलकुलेट करते रहते हैं बेसिकली ये। तो थर्ड वाला भी गलत हो जाएगा। फोर्थ पढ़िए। Angel investor have more balanced return expectations while venture capitalists typically seek high return on. हाँ, वही बता कि प्रॉफिट ओरिएंटेड, तो फोर्थ सही है, तो इसका आंसर ओनली 2 है। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, मानना पड़ेगा, गुड क्वेश्चन। और इसमें एलिमिनेशन का स्कोप भी नहीं है। नेक्स्ट पढ़िए 58। Consider following statement with reference to the official poverty line. The current official poverty estimation is done on the recommendation of Tendulkar Committee. ठीक है, सबको पता है, ये फर्स्ट सही है। फिर Tendulkar Committee recommended 2 separate baskets for rural and urban. नहीं, ये इसकी पहले वाली की थी। तेंदुलकर कमेटी बोलता नहीं भाई हमको यूनिफॉर्म लाना है रूरल और अर्बन के लिए, सेकंड गलत हो जाता है। थर्ड, Tendulkar Committee recommended use of mixed reference period based estimate along with uniform reference period. ये देखिए लिखा भी है यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड, तो थर्ड तो सही है। फोर्थ, Official poverty line are higher in some states because state gross state product varies from state to state. ये रीजन नहीं है। ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन है ना, स्टेट टू स्टेट डिफर करते हैं। इसका रीजन जानते क्या है? क्योंकि हर स्टेट में प्राइस अलग अलग है ना। हमारे दिल्ली में प्राइस जो है, अनियन की प्राइस कितना है? 30 रुपये पर केजी है। अब चले जाए एमपी में, वहाँ 15 रुपये हो गई है। अब चले जाए आंध्रा में, वहाँ सकता है 20 रुपये हो गई है। तो जब प्राइस अलग अलग है तो जो ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन है वो अलग अलग होगी ना, ये रीजन है बेसिकली। ये नहीं कि स्टेट की जीडीपी अलग अलग है इसलिए ऐसा होता है। ये बेसिक क्वेश्चन था, इसका आंसर ओनली 2 है। ये यूपीएससी का पीवाईक्यू भी है। नेक्स्ट पढ़िए 59 वाला। Which of the following statement or following cannot be patented under section 3 of the patent कैन act? नॉट बी पेटेंटेड, अच्छा क्वेश्चन है ये, पढ़िए। A substance obtained by mere admixture. हाँ, ये तो नहीं कर सकते। सेकंड, Method of agriculture and horticulture. इसको भी नहीं कर सकते। मेथड कैसे कर सकते हैं भाई? जैसे मान लीजिए कि मतलब कोई मैथ का क्वेश्चन है, मैं बोलूँ कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेरे पास शॉर्ट ट्रिक है, उसका थोड़ी होगा पेटेंट, क्योंकि वो आइडियाज़ है। आइडियाज़ का पेटेंट नहीं होता। जैसे मान लीजिए कोई मेरे पास स्टोरी याद आ गई मूवी के लिए, कि ये जो स्टोरी है ना मैं मूवी के लिए देना चाहता हूँ, वो स्टोरी ना है, इसका पेटेंट आप नहीं कर सकते। हाँ, अपनी बुक पब्लिश करवा के उसका जो है ना आप कॉपीराइट करवा सकते हैं बेसिकली। तो आइडियाज़ का कभी जो है ना पेटेंट नहीं होता, ध्यान रखिएगा। सेकंड गलत है। थर्ड वाला पढ़िए, कंप्यूटर प्रोग्राम। नहीं, आपने कंप्यूटर थोड़ी बना दिया है, प्रोग्राम, इसका नहीं होगा। लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल एंड आर्टिस्टिक वर्क, इसका कॉपीराइट होता है, पैटर्न नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। बायोलॉजिकल प्रोसेस टू क्रिएट सीड, इसका भी नहीं होगा बेसिकली, एक्सेप्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पैटेंट हो सकता है बेसिकली। आपने कोई नया माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किया है, उसका हो सकता है, पर इसका आंसर है ना सारे सही, मतलब सारे को नहीं हो सकता। 1 2 3 4 5, ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। नेक्स्ट पढ़िए। Consider the following statement. Which among the following are stock variable and flow variable? बहुत आसान क्वेश्चन। स्टॉक मतलब क्या होता है? जो कोई चीज़ रखी हुई है स्टॉक में, तो कैपिटल गुड्स ये भी होगा स्टॉक में, और इन्वेंट्री ये भी होगा स्टॉक में। तो 1 and 5 जो है स्टॉक वेरिएबल है। बाकी डिप्रिसिएशन, प्रॉफिट और आउटपुट ये सब फ्लो है, मतलब ये फ्लो करते रहते हैं, ये कभी स्टेबल नहीं रहते हैं। तो 2 3 4 जो है ना, इसका आंसर डी होगा, डी फॉर डॉग। नेक्स्ट पढ़िए। Consider following parameter for the horizontal distribution of taxes used by 15th फाइनेंस कमीशन। अब भाई सबको पता है भाई कि इनकम डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा 45%, एरिया 15%, फॉरेस्ट इकोलॉजी 10%, पॉपुलेशन 15%, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस 12.5%। सबसे लास्ट में क्या आएगा? फॉरेस्ट आएगा। सबसे ऊपर क्या आएगा? इनकम डिस्टेंस आएगा। तो 1 and 3, 1 and 3, 1 and 3, तो 1 and 3 ऑप्शन कहाँ है? डी में है। लेकिन इसका भी ऑप्शन गलत है। जानते क्यों? क्योंकि 1 के बाद जो है ना, 1 के बाद 4 किया है ठीक है, लेकिन 4 के बाद 2 आना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन और एरिया दोनों 15% है। तो इसकी ऑप्शन भी गलत है बेसिकली, इसने ऑप्शन गलत फ्रेम किया है।
ध्यान रखना फाइनेंस कमीशन को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अभी नया फाइनेंस कमीशन 2026 में ही बना है 16th वाला, तो यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि किसका वेटेज बढ़ाया है, किसका वेटेज घटाया है। नेक्स्ट पढ़िए। मार्केट इकोनॉमी का मतलब ये होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, पैसा बहुत ज़्यादा होता है, और इसका डी वाला क्या बोल रहा है, स्कार्सिटी ऑफ इंडिविजुअल कैपिटल। अरे भाई उल्टा बोल रहा है, यहाँ पे कैपिटल बहुत ज़्यादा होता है तो डी वाला गलत है, क्योंकि बोले कि नॉट लिमिटेशंस, ये तो उसको फ़ायदा है। नेक्स्ट पढ़िए। With reference to the component of the balance of payment of Indian economy, consider following statement. देखिए इकोनॉमी का जनते का ये जो है ना 10th के NCERT में डायरेक्ट मेंशन है। ये भाई हमको पता है भाई कि जो NRI है ना कैपिटल अकाउंट है, प्रॉफिट जो है ना करेंट अकाउंट है, ये FPI जो है ना ये कैपिटल अकाउंट, ये सही है, थर्ड वाला सही है। और जो ECB है ना ये कैपिटल अकाउंट है, इसका केवल थर्ड ही सही है, ओनली थर्ड, केवल एक स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट पढ़िए। The following statement with reference to the transfer payments are included in the calculation of national income. नहीं, यही तो एक्सक्लूड होता है ये गलत हो गया। नेक्स्ट पढ़िए। Which one of the following was the significant outcomes of the Lucknow Pact? हाँ, लखनऊ पैक्ट जानते क्या है, एक ही सिग्निफिकेंट है कि उसमें मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, अरे सॉरी, उसमें जो इंडियन नेशनल कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग है ना, ये क्या है ना एग्रीमेंट कर लिए थे कि ठीक है भाई ले लो सेपरेट इलेक्टोरेट ले लो। क्योंकि क्या है ना कि 1909 में मोरले मिंटो की रिफॉर्म के अंदर मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया था, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस विरोध कर रही थी। लेकिन 1916 में गांधी आते हैं, बोलते हैं नहीं भाई चलो चलो हाथ मिलाओ, चलो हाथ मिलाओ। वो दोनों ने हाथ मिलाया, क्यों मिलाया, क्योंकि 1916 में ही क्या है ना मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दोनों आपस में मिल गए थे, ये भी एक रीजन है। तो डी वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़िए। Consider the following statement about the aquatic organisms. Newstones are the organisms that remain attached to the stem and leaves of the रूटेड प्लांट इमर्जिंग अबव द बॉटम। जानते क्या है, इसने 1 और 3rd वाले को कहने स्वैप किया है। जो निफ्टन होते हैं ना ये होते हैं अनअटैच्ड, और जो पेरीफेटल होते हैं ना ये होते हैं अटैच्ड। तो 1 और 3 गलत हो गया, बाकी 2 और 4 सही है। जो बेंथम मतलब बॉटम, तो जो बॉटम है वो बेंथम है, और नट्टा मतलब जो स्विम करते रहते हैं। तो 2 और 4 इसका आंसर सही हो जाएगा। फिर पढ़िए आप 68 वाला। Cockroach and crows are omnivorous and the natural interconnections of the food chain make it food web. दोनों सही है, पर दोनों में आपस में इंटरलिंक्ड नहीं है, मतलब एक्सप्लेन नहीं करा सेकंड वाला एक को, इसका आंसर बी होगा। 69 Nitric oxides and nitrogen oxides are not the greenhouse gases. तो सही है स्टेटमेंट ये। सेकंड Amongst all the greenhouse gases, ओनली वाटर वेपर कैन ऑब्जर्व बोथ इनकमिंग एंड आउटगोइंग। नहीं भाई, इनकमिंग जो यूवी रेज होती है ना उसके पास एनर्जी ज़्यादा होती है, तो उसको जो है ना आने देता है ये। लेकिन जो आउट गोइंग है ना इंफ्रारेड, उसके पास एनर्जी कम है, तो उसको जो है ना ऑब्जर्व कर लेता है। दोनों को ऑब्जर्व नहीं कर सकता ये। तो सेकंड वाला जो सेकंड वाला क्या हो गया, गलत हो गया। हाँ सेकंड वाला गलत है इसमें, बेसिकली फर्स्ट सही है। ये पूछ रहा है इनकरेक्ट ना, तो इसका आंसर ओनली बी होगा फिर। क्योंकि देखिए जो वाटर वेपर होता है ना, ये क्या है ना कि ये बोल रहा है कि कैन ऑब्जर्व इनकमिंग को ऑब्जर्व नहीं कर सकता हो, क्योंकि उसके पास एनर्जी ज़्यादा है ना, चूँकि उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, उसको आने देता है, उसके लिए ट्रांसपेरेंट है वो। लेकिन क्या है ना कि जो आउट गोइंग है ना वो उसको जो है ना जरूर ऑब्जर्व कर लेता है ये। तो बोल रहा है कि दोनों को कर लेता है, तो ऐसे गलत है बेसिकली। 70 वाला देखिए। एल्वीरा रेट है एंडेंजर्ड कैटेगरी। देखिए हमको ये पता है कि जो मालाबार सिवेट है ना ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। अब जो लॉन टेल मकाऊ है ना ये इंडेंजर्ड है, और जो एल्वीरा रेट है ना वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो मतलब क्या उसने कहा कि है ना 1 और 3 को इंटरचेंज किया है, ठीक है ना। और जो बंगाल टाइगर है ना वो इंडेंजर्ड है। देखिए जितने भी ऐसी चीज़ें जैसे एलिफेंट है, टाइगर है, ये सब क्या है ना इंडेंजर्ड हैं। मतलब जितने भी जैसे डॉल्फिन है ना, जो भी है ना क्या है ना कि ये सब इंडेंजर्ड, जो कि क्या ये नेशनल जो है ना जो चीज़ें हैं, तो जो नेशनल चीज़ें हैं वो मोस्टली इंडेंजर्ड होती है इंडिया में। लेकिन ऐसा नहीं है, रूल नहीं है, मतलब मैं हिंट बता रहा था बस, हो गया। इसका से ओनली 1 सही है। कौन सा, मालाबार सिवेट। 71 सक्सेशन दैट टेक्स प्लेस इन वेरी ड्राई एरिया इज कॉल्ड सेराक सक्सेशन। सही है।
But thyroid Xerox succession lead to the medium water condition missing. ये भी सही है, पर इसका रीजन थोड़ी बता रहा है वो कि सक्सेशन जो है ना क्यों क्यों होता है ड्राई एरिया में। रीजन क्यों होगा ना, क्यों, चूँकि वो बेयर रॉक में होता है, इसलिए जो है ना वो जीरोक्स सक्सेशन होता है। देखिए हाइड्रा आर्क का मतलब क्या होता है, जो पोंड में होता है, वेट एरिया में। और जीरोक्स का मतलब क्या होता है, जीरोक्स मतलब क्या होता है, जो होता है ड्राई एरिया में, जैसे बेयर रॉक हो गया। तो इसका आंसर जो है ना बी माना जाएगा, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है बेसिकली। फिर आप आ जाइए, क्वेश्चन नंबर है इसमें 75 में, केसलर सिंड्रोम। देख लीजिए, ये उस वाले पेपर में भी था ना, 2026 वाले में, देखिए यहाँ भी रिपीटेड है। इसका आंसर डी होगा, स्पेस डेब्रिस, प्रोलिफरेशन ऑफ स्पेस डेब्रिस इन लोअर अर्थ ऑर्बिट। 76 पढ़िए। Consider following periods with respect to structure of the sun. देखिए इसने 1 और 2 को स्वैप किया है। क्रोमोस्फीयर जो है ना, ये स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रा जो होता है, और जो कोरोना है ना, ये सोलर विंड यहीं से ओरिजिनेट होती है, जो सबसे ऊपर होता है। ये जो फोटोस्फीयर होता है ना, ये इसका सही दिया है, तो इसका आंसर ओनली 1 है। 1 और 2 किसने स्वैप किया है बेसिकली, ये स्वैप बहुत कर रहा है। देख लीजिए 77 देखिए। Consider following information about missile under Indian defense system. अब देखिए, ये जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो हमको पहले बताया था कि जो पृथ्वी अग्नि है ना, ये हमेशा बैलिस्टिक मिसाइल है। तो 1 भी गलत हो गया, 3 भी गलत हो गया, 4 भी गलत हो गया, क्योंकि ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है, तो इसका आंसर केवल सेकंड सही है। अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि और पृथ्वी की कितनी भी आ जाए टाइप है, हमेशा बैलिस्टिक मिसाइल ही होंगी, उसका रूल है। हाँ 78 पढ़िए। In which of the following treaty or groups India has signed? इंडिया ने 3 चीज़ को साइन नहीं किया अभी तक है, यानी पीटी को साइन नहीं किया है, सीटीबीटी को साइन नहीं किया है, और एनएसजी को साइन नहीं किया है। तो इसमें 2 और 3 जो है ना साइन नहीं किया है, बाकी 1, 4, 5, 6 साइन किया है। इसका आंसर बी होगा। इसको भी याद कर लीजिएगा कि कौन कौन साइन नहीं किया है। 79 पढ़िए। कमीशंस ऑर्डर सेट करें। अब आपको मैं पहले बता था कि भाई कि 2026 में क्या है ना, यूपीएससी ने जो है 100 साल मनाया है, तो यूपीएससी का इस्टेब्लिशमेंट ही ली कमीशन के थ्रू हुआ है। और ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एजुकेशन से रिलेटेड क्या रिलेटेड है, तो ली कमीशन कहाँ से भाई, ली कमीशन सर्विस से रिलेटेड है, तो 1, 3, 4 इसका आंसर होगा, यानी ओनली 3 सही है। देख रहे हैं ना कि आपको थोड़ा सा नॉलेज भी होना चाहिए, चेक कर रहा है। नेक्स्ट पढ़िए। X-ray astronomical studies are possible only from the satellite orbiting the Earth. फ्रॉम द अर्थ सही है। जानते क्यों? क्योंकि जो एक्सरे जो होती है ना, अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ गई ना, तो जो अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है ना, उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है या फिर स्कैटर कर देता है। तो जब ऑब्जॉर्व स्कैटर हो जाएगी तो फिर पूरा मतलब ही डिफीट हो जाएगा। इसलिए क्या है ना कि उसको जो है ना अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर ही, मतलब कि सेटेलाइट जहाँ ऑर्बिट करती है ना, वहीं उसको जो है ना स्टडी करना पॉसिबल है। तो इसका आंसर दोनों सही है, एक्सप्लेन भी कर रहा है बेसिकली। गुड क्वेश्चन। 81 पढ़िए। With reference to the fiscal policy, consider the following statement. Fiscal policy solely focuses on the quantitative aspect of the raising revenue. नहीं ऐसा थोड़ी है भाई, क्वांटिटेटिव क्वालिटी दोनों होता है। तो फर्स्ट वाला गलत हो गया। The channels for the fiscal receipt includes disinvestment proceeds, borrowing, taxes, ये तो सही है, ये तो सही है। थर्ड, Constitution in Article 112 explicitly mention the division of budget. नहीं बजट नहीं मेंशन करता, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन करता है बेसिकली। तो थर्ड भी गलत हो गया। तो इसका ये पूछा इनकरेक्ट, इसलिए इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा बेसिकली। अरे क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 82 देखिए। Phosphorus is a major constituent which of the following? अब भाई फास्फोरस के लिए भाई मैंने कभी प्रोटीन नहीं सुना यार। तो देखिए प्रोटीन में मैंने क्या सुना है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। फास्फोरस रॉक में मिलता है भाई, रॉक में। मैं कभी नहीं मिला कि भाई प्रोटीन में मिलता है। तो 2 को हटा दीजिए, तो जब 2 हटा दीजिए चला गया। बाकी 1, 3, 4 इसका सही आंसर है। हाँ थोड़ा रिस्क है ए और बी में, लेकिन जो है ना आप इसका आंसर बी है बेसिकली, केवल प्रोटीन को हटाना पड़ेगा। 83 The following state tests the above tests are conducted for the diagnosis of. ये पूरा जो है ना करंट अफेयर से इंस्पायर है। इसका आंसर जो है ना ट्यूबरक्लोसिस है बेसिकली। हाँ ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट पढ़िए। Consider the following statement. Green hydrogen is the hydrogen produced using electrolysis
of water using electricity generated from natural gas or coal. ये लो पूरा पर्पज ही डिफीट कर दिया। नेचुरल गैस से कैसे होगा, उसको फिर ग्रीन हाइड्रोजन क्यों बोलेंगे? रिन्यूएबल एनर्जी से होता है, जैसे सोलर और विंड से। फर्स्ट वाला गलत हो गया। पिंक हाइड्रोजन जो है ना न्यूक्लियर एनर्जी से होता है, सेकंड वाला सही है। तो क्या पूछ रहा है? इनकरेक्ट, इसे इसका आंसर ओनली 1 हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़िए। Which of the following is a day neutral plant? डे न्यूट्रल मतलब जानते क्या होता है कि चाहे डे हो या नाइट हो, वो फूलेगा ही, वो फ्लावर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा सनफ्लावर है। सनफ्लावर के अलावा जानते कहे टोमेटो और कुकुम्बर, ककड़ी, इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे दिन हो रात है, ये अपना काम करेगा। ये सनफ्लावर है, टोमेटो है, कुकुम्बर है, ये सब जो है ना डे न्यूट्रल प्लांट हैं। बाकी ये तीनों जो है ना गलत है। 86 पढ़िए। Gram is a rain-fed crop cultivated during the Kharif. अरे नहीं भाई, ग्राम दोनों क्रॉप में होता है यार, रबी और खरीफ दोनों में। इसका सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट और थर्ड दोनों गलत है। फर्स्ट और थर्ड दोनों गलत है। फोर्थ वाला बोल रहा है पिजन पी जो है ना ज़्यादा है। नहीं, पिजन पी नहीं, चिक पी ज़्यादा है, क्योंकि चिक पी का मतलब क्या होता है? ग्राम। तो इसका आंसर ओनली 1 सही है बेसिकली। नेक्स्ट पढ़िए। Consider the following statement: carbofuran, methyl, parathion, propanthenes, and triazophos are the chemical authorized to be used in the farm industry in India after phasing out. नहीं, इंडस्ट्री में नहीं होता जी, एग्रीकल्चर में होता है। एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड है ये। फर्स्ट वाला गलत है। सेकंड बोल रहा है कि पायरेथ्रिन इज ए बायोडिग्रेडेबल नॉन पेस्टिसाइड यूज टू किल द मस्कीटो। हाँ, ये सेकंड सही है। नेक्स्ट पढ़िए। जेनेवा कन्वेंशन ऑन रिफ्यूजी, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा इस बार 2026 में। देखिए बोला है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल नहीं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो फर्स्ट गलत हो गया। इट प्रोवाइड्स फॉर सम वीजा फ्री ट्रेवल, ये सही है। एज पर द कन्वेंशन द रिफ्यूजीज हैव द राइट टू हाउसिंग, लैंड, प्रॉपर्टी, ये भी सही है। द कोर प्रिंसिपल कन्वेंशन नॉन डिफरेंट, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3, 4 हो जाएगा। हाँ, केवल फर्स्ट गलत। सी वाला सही है। सी वाला सही है। The convention, the refugee have the right to housing, the land, the property, including intellectual property का भी right. सही है। एग्रीकल्चर लैंड थोड़ी बोल रहा है ये। राइट टू हाउसिंग, राइट टू लैंड। लैंड मीन्स वाट के आप लैंड परचेज करते हो, रह सकते हो। हाँ, एग्रीकल्चर थोड़ी आप एग्रीकल्चर लैंड नहीं कर सकते। ये सही है थर्ड वाला। ये सीधे इसके उसमें लिखा है, कन्वेंशन में ही लिखा है इसके बेसिकली। 89 वाला पढ़ो। Consider following statement with reference to the Paris Club. It is an organ of IMF which provides financial assistance to any nation. अरे नहीं भाई, अगर IMF का अगर होगा तो पेरिस क्लब क्यों नाम देगा यार? कॉमन सेंस की बात है। फर्स्ट वाला हटा दीजिए, सेकंड वाला पढ़िए। India has recently become the member of the Paris Club. नहीं, इंडिया जो है ना एडहॉक मेंबर है इसका, परमानेंट मेंबर नहीं है। Country needs to demonstrate track records of the implementing reforms under an IMF program. अब जानते क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे ट्रैप है। पेरिस क्लब जो है ना IMF का आर्गन नहीं है, पर IMF से लिंक है वो, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। किसी भी कंट्री को यदि डिमोन्स्ट्रेट करना है ना ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द इम्प्लीमेंटिंग रिफॉर्म्स, तो है ना OMF के अंदर होता है बेसिकली। और पेरिस क्लब से भी लिंक है बेसिकली वो। लेकिन पेरिस क्लब और OMF में है ना डायरेक्ट लिंक नहीं है, पर इनडायरेक्ट लिंक है। इसका आंसर ओनली 1 से, थर्ड वाला सही है। 90 वाला पढ़िए। ये आंट है, ये अभी अरुणाचल प्रदेश में इसको खोजा गया था, इसलिए न्यूज़ में था, पूछ लिया है उसने। नेक्स्ट पढ़िए। With reference to the memberships of the United Nations, consider following statement: membership is open to all peace-loving states that accept the obligation contained in the UN Charter. ये तो जनरल स्टेटमेंट है, फर्स्ट सही है। सेकंड, General Assembly shall decide by 1/3 majority of the members present in voting upon the application for the membership of the state. नहीं, 1/3 नहीं 2/3 है। और वो भी यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल जब रिकमेंड करेगी ना, तब फिर जनरल असेंबली जो है ना 2/3 से पास करती है। तो पहले सिक्योरिटी काउंसिल रिकमेंड करेगी कि नया मेंबर ऐड करना है, फिर 2/3 मेजोरिटी से पास करता है जनरल असेंबली। तो सेकंड वाला गलत है पैसे चले। थर्ड पढ़िए। Palestine has been accorded the membership status within the UN. नहीं, पैलेस्टाइन को नहीं मिला है, बल्कि इजराइल को मिला है। हाँ, पैलेस्टाइन जो है ना यूनेस्को का मेंबर बन गया है। फोर्थ पढ़िए। Since the establishment of UN, only one
country has been expelled? नहीं, आज तक कोई कंट्री एक्सपेल नहीं की गई है पैसे के लिए। लेटेस्ट कंट्री कौन सी ऐड हुई है यूनाइटेड नेशन में? और यूएन में साउथ सूडान। साउथ सूडान, इसका आंसर ओनली वन है, ध्यान रखना। 193 मेंबर है इस यूनाइटेड नेशन में। नेक्स्ट पढ़िए 92। But the following statement with respect to the non-confidence motion, neither the constitution nor the rules of Rajya Sabha provide for the no confidence motion. फर्स्ट सही है। Also, people is not empowered by entertainment. ये लो, ये तो ब्लंडर है, ये क्यों? उसी के पास तो पावर है, बोल रहा है उसके पास पावर नहीं है। हाँ 93 वाला क्वेश्चन जानते क्या है? 93 वाला क्वेश्चन जानते क्या मेरे को अच्छा लगा? जानते क्यों? कॉमन सेंस है माँ। ये जानते क्या, ये बोल रहा है कि एक तो कोंकरवादी फोर्ट है, फिर औरंगजेब और दारा सिंह के बीच लड़ाई चल रहा था, फिर बोल रहा है कि वहाँ पे क्रोकोडाइल है, जहाँ पे एक लेक है सिलसिला लेक है। 3 हिंट है। अब जो सिलसिला लेक है ना, ये कहाँ है? सरिस्का टाइगर रिजर्व में, राजस्थान में। यहाँ से सीधे आंसर निकल रहा था ये। हाँ, अब जिसको ये भी नहीं पता कि सिलसिला लेक जो है ना, ये न्यूज़ में चल रहा था, रामसर साइट है ये, तो भाई कहाँ से कम चलेगा? सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में, इसका आंसर डी है। नेक्स्ट पढ़िए। ये फैक्चुअल क्वेश्चन, इसका आंसर डी है। माइन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप बाय रसिया। 95। ड्रिप, देखिए ड्रिप प्राइसिंग का मतलब ये होता है कि डिसेप्टिव मार्केटिंग टेक्निक है। मतलब जैसे क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपने किसी कोचिंग में गए और उसने बोला कि जो है ना आपको 1.5 लाख रुपए में जो है ना सारा यूपीएससी की तैयारी हो जाएगा। फिर आप जो है ना 1.5 लाख रुपए जमा कर दिए, तो वो बोलता है कि नहीं, इसमें सी सेट इंक्लूड नहीं है, सी सेट के आपको 20 अलग से देना पड़ेगा। अब चूँकि आपने 1.5 लाख रुपये उसको जमा कर दिया है, तो आपको सी सेट भी लेना ही पड़ेगा यार। फंस गए आप। आजकल की मेजर कोचिंग यही कर रही हैं। इसका आंसर ओनली 2 है। फर्स्ट बोल रहा है कि इन ड्रिप प्राइसिंग द फार्मर डिक्रीज द प्राइस। नहीं, वो प्राइस को डिक्रीज नहीं करता, वो इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करता है पहले, फिर बाद उसको रिवील करता है। नेक्स्ट पढ़िए 96। ड्रिप प्राइसेस में ऐसे ही होता है, मतलब कि जब स्टार्टिंग में जो प्राइस कम बताते हैं, फिर बाद में जब आप फाइनल ऑर्डर कर लेते हैं तो प्राइसेस बिल्कुल गलत। यही तो मैं आपको एग्जांपल दिया, इसलिए मैंने आपको प्राइस कम बताया गया। मैंने क्या बताया कि आप वहाँ गए कोचिंग में, तो बोला गया कि आपको पैसे तैयारी करना है, 1.5 लाख में आपको पूरी पैसे तैयारी हो जाएगी, ठीक है। उन्होंने क्या आपकी प्राइस कम की? प्राइस नहीं कम की। फिर आपने पैसा जमा कर दिया, फिर बोलते हैं कि नहीं, आपका एक कोर्स बच रहा है, वो आपको अलग से लेना पड़ेगा। तो उसने प्राइस कम किया? प्राइस काहे नहीं किया? उसने इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं किया था कि उसमें सी सेट अलग से लेना पड़ेगा आपको। अब चूँकि आपने पैसा जमा कर दिया 1.5 लाख रुपये, तो आपको अलग से सी सेट लेना ही पड़ेगा, आपके लिए कंपल्सन हो गया वो। ये है ड्रिप प्राइसिंग मतलब। ताकि प्राइस को कम नहीं किया था, इसमें इन्फॉर्मेशन को छुपाई जाती है, केवल आधी इन्फॉर्मेशन ही दिया जाता है। मिसकंसेप्शन आपका है, ध्यान रखिएगा। जैसे एक होता है वो ग्रीन बासिंग। ग्रीन बासिंग क्या होता है? इससे कि जो आजकल जो इंडस्ट्री है बोलती है कि जो है ना कि मेरा प्रोडक्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, पर वो होता नहीं है। यूपीएससी का PYQ है, तो ऐसे कुछ यूपीएससी पूछता है। 96 वाला पढ़िए। रॉक आर्ट। अब देखिए लखुद यार, ये तो उत्तराखंड में है, बाकी जो तीनों के नीचे हैं ना, वो सब तीनों कर्नाटक में हैं। तो इसका आंसर ओनली 1 सही है। मस्की जो है ना, इसका आंसर ओनली 1 सही है, लास्ट वाला 4 वाला। मस्की भी कर्नाटक में है और पिकली हाल भी कर्नाटक में है, और लखुदिया जो है उत्तराखंड में है। थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट पढ़िए। हाँ 1921 में ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कही थी। लोग बोलते हैं कि नहीं, लाहौर रेजोल्यूशन में हुआ था। नहीं, उसके पहले भी हो गया था। जीबी मबलंकर। नहीं, ये तो फर्स्ट लोकसभा स्पीकर है। कंस्टिट्यूट असेंबली का जो चेयर किए थे उन्होंने थे राजेंद्र प्रसाद बेसिकली। इसका आंसर ओनली 1 सही है। नेक्स्ट पढ़िए। FIR may be followed for all cognizable offences wherein the punishment described is up to 3 years. देखिए अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व किए होते तो आपका 2026 वाला क्वेश्चन सही हो जाता है, FIR वाला। क्योंकि जस्ट यूपीएससी ने यही क्वेश्चन पूछा है इस बार। FIR जो है ना केवल कॉग्निजेबल के लिए, यानी फर्स्ट सही है। सेकंड बोल रहा है कि द फाइल इन FIR द पुलिस मस्ट रिसीव द कंप्लेंट रिप्रूवल विद इन 3 days। ये भी सही है। एट प्रेजेंट ओनली 8 स्टेट। ये भी सही है, तीनों सही है इसके। ये EFIR का कंसेप्ट कौन से के थ्रू आया है?
भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंदर। इसलिए यूपीएससी इसको पूछा इस बार 0 FIR बेसिकली 99 वाला पढ़िए। तीनों गलत है एक्चुअली। देखा मेरा एक ट्रिक है आप बता देना कि हमेशा जब कोई आदमी एजी हो जाता है ना, एजी, तो वो डर जाता है, और जब डर जाएगा तो मर जाएगा। तो यानी एजियन सी और मरमरा सी को कनेक्ट करता है डार्डेनल स्टेट। फिर जब आदमी मर जाता है ना तो उसकी बॉडी ब्लैक पड़ जाती है। तो बॉडी मतलब बोस्फोरस स्टेट फिर ब्लैक सी, ठीक है। और जब है ना, जब उसकी बॉडी ब्लैक हो गई ना तो यानी आज के कलयुग में अजूबा में मिल जाता है। तो का मतलब कर्च स्टेट और लास्ट में अजोब स्टेट मतलब अजोब सी। तो ये जो है ना मैंने इसको याद रखा है, कभी मुझे नहीं भूलता है। इसका आंसर तीनों गलत है बेसिकली, मतलब इसका आंसर डी होगा। लास्ट पढ़िए। देखिए जब ये मेरा टेक्निक है, काउंसिल किसी भी वर्ड में आ जाए ना वो स्टेटरी बॉडी नहीं होगी, तो 1 वाला हटा दीजिए। जो 1 वाला हटा लगा इट लुक्स इनटू कंप्लेंट अक्रॉस ऑल मीडिया, ये सही है, नहीं तो क्यों बनाया जाएगा। इट्स पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन एड, यस ये भी सही है, 2 और 3 इसका सही है। तो देखिए कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल हैं, कुछ क्वेश्चन आसान भी हैं। अभी मैथ के क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं किए। 25 क्वेश्चन जो है ना इसमें टोटल पूछा है इसी सेट का, 20 से 22-25 क्वेश्चन, तो हम लोग उसको बाद में देखेंगे। लेकिन क्या है ना क्वेश्चन डिफिकल्ट थे क्या बताइए, नहीं है। बस माइंड को ओपन रखिए। इसमें इस 75 में से कम जो है ना आराम से 55 के आसपास क्वेश्चन सही किया जा सकता है, 55 के आसपास आराम से, 75 में से, मतलब सी सेट को छोड़ करके बोल रहा हूँ मैं। काम माइंड से रहेंगे तो बेसिकली ये है।